जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको हम पढ़ रहे हैं और खासकर जो हमारा कुमाऊं मंडल है उससे हमने शुरुआत करी है और जो हमारा सोर्स है वो अजय रावत जी है। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो रुद्रचंद के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये आज छठवां भाग है, राइट। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से, जो लोग उत्तराखंड की जीके समझना चाहते हैं, तो पहले वो जो भी पार्ट्स हैं उनको एक सीक्वेंस में गो थ्रू हो जाइए, तभी आपको ये पार्ट 6 समझ में आएगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रुद्रचंद की, और जैसा कि हमने देखा था, रुद्रचंद जो है वो किनके बाद गद्दी पे बैठा है? बालो कल्याण चंद। और बालो कल्याण चंद के बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो बालो कल्याण चंद हैं, ये वही हैं जिन्होंने जो राजधानी है उसको चंपावत से कहाँ शिफ्ट किया है? अल्मोड़ा में। और मैंने ये भी बताया था कि अल्मोड़ा में ये राजधानी कब शिफ्ट हुई है? वो हुई है 7 वर्षों के पश्चात। अब किसके बाद? जो आपका दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ है। तो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ है 1556 में। तो आपने उसमें 7 वर्ष जोड़ लेने हैं, तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 1563। तो ऐसे ही आपको याद रहेगा हमेशा कि जो अल्मोड़ा जो राजधानी बना है चंदों का, वो बना है 1563 में, और ये राजधानी बनाने वाला है बालो कल्याण चंद, राइट। और हमने ये भी देखा था कि बालो कल्याण चंद दामाद है शोभामल का, ठीक है। और यहाँ से हमें दिख रहा है एक बहुत अच्छा रिश्ता हमें दिख रहा है दो वंशों के बीच में। मल मतलब जो नेपाल के हैं, और जो चंद हैं, जो कहीं न कहीं जिनकी शुरुआत हमें दिखती है सोमचंद, जो कहीं न कहीं जो इलाहाबाद है, यूपी है, वहाँ के रहने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से हमें दिखता है। तो आइए आज शुरुआत आगे करते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो बालो कल्याण चंद है वो गद्दी पे बैठा है, माफ कीजिएगा, जो रुद्रचंद है वो गद्दी पे बैठा है बालो कल्याण चंद के बाद, यानी कि 1565 से 1597 तक ये गद्दी पे बैठा है। और रुद्रचंद के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध है कि ये बहुत अच्छा विद्वान था संस्कृत का, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद आ रहा है, तो याद रखिएगा। कौन सा शासक है चंदों का जो बहुत विद्वान है संस्कृत में? वो है आपका रुद्रचंद। और ये क्या करता था कि एक सालाना डिबेट करवाता था संस्कृत के ऊपर, और अपनी राजधानी से मतलब है, इसने राजधानी है इनकी अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में ये एक संस्कृत के विषय में अच्छी खासी विद्वानों को बुलाकर उनके बीच बहस करवाता था। और बहस से मेरा यहाँ तात्पर्य है सकारात्मक बहस, जिससे ज्ञान और बढ़ता है, राइट। आगे देखते हैं। डॉक्टर नीर प्रभा हैं, प्रोफेसर विद्याधर सिंह नेगी हैं। वो इस मत में है कि जो हमारा रुद्रचंद है उसने 1568 से लेकर 1597 तक शासन किया। तो ऊपर आपको दिख रहा है डेटा कि 1565 से 1597, और नीचे आपको दिख रहा है 1568 से 1597। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो स्टार्ट है, जो इनिशियल स्टेज है रीन की, यानी कि शासन करने की, उसमें हमें थोड़ा-सा एक अलग-अलग डेटा, अलग-अलग वर्ष हमें दिख रहा है, एक 1565 और एक 1568। तो ये एक बहस का मुद्दा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि समकालीन, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रुद्रचंद जो हैं, वो अकबर के समकालीन हैं। आगे देखते हैं। जो रुद्रचंद के जो कोर्ट के पंडित हैं, ये कहीं न कहीं पूरे उस समय का जो एक क्षेत्र है, ये कुमाऊँ क्षेत्र, या मैं बोलूँगा कि उत्तरी भारत में काफ़ी प्रख्यात थे कि अगर कोई संस्कृत के विद्वान हैं, तो वो हैं रुद्रचंद के दरबार में, ठीक है? और ये किसी भी पंडित को चुनौती देने के लिए तैयार थे। चुनौती से यहाँ मेरा तात्पर्य है माफ़ कीजिएगा, ज्ञान में, संस्कृत के ज्ञान में। जो पंडित हैं रुद्रचंद के, वो किसी भी पंडित को, क्योंकि उस समय बनारस के पंडित और कश्मीर के पंडित काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते थे। तो ये था कि अगर बनारस के पंडित और कश्मीर के पंडित से बहस करा दी जाए रुद्रचंद के पंडितों की, तो रुद्रचंद के पंडित विजय होंगे। आफ्टर सेटलिंग डाउन इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में कब हुए हैं? 1563, हम सभी जानते हैं। ही रोट द फेमस वर्क त्रैवर्णिका धर्म निर्णय। ये बात याद रखिएगा कि त्रैवर्णिका धर्म निर्णय किसने लिखी है? ये लिखी है आपके रुद्रचंद ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बताया गया विच वाज एन एक्सरसाइज इन सोशल इंजीनियरिंग। अब ये सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है आजकल जिसे आप पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, राइट? पॉलिटिकल साइंस। अब ये पॉलिटिकल साइंस क्या होती है वो एक अलग विषय है, ठीक है। परंतु ये याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम वाइज आपको ये याद रखना है कि त्रैवर्णिका धर्म निर्णय किसने लिखी है? वो लिखी है संस्कृत के विख्यात, जिनका नाम है रुद्रचंद। आगे बढ़ते हैं।
इन दिस वर्क एंड जो ये किताब लिखी है, इसमें एक जो ब्राह्मण का जो समुदाय है, उसके बीच का जो रिश्ता है उसको समझाया है, ठीक है? जैसे आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में गोत्र का काफ़ी महत्व होता है, राइट? जैसे ये मान्यता होती है कि जो एक ही गोत्र के होते हैं, वो कभी भी विवाह नहीं कर सकते हैं, राइट? कहीं न कहीं वो भाई-बहन होते हैं और इसका इतिहास अगर आप शर्मा जी की जो किताब है एंशिएंट हिस्ट्री पे, उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमें दिखता है कि जो ये गोत्र सिस्टम क्या था कि एक गाँव जैसे एक राजा होता था, वो किसी समुदाय को एक गाँव दे देता था, मतलब एक छोटा-सा परिवार होता था, ठीक है? तो वो जिस गौशाला का देख-रेख करता था, तो वहाँ पर जो जितनी भी गायें हैं, ठीक है? तो वो एक ही इस पूरे समूह जो है गाय का उसको सँभालता था ये परिवार। तो ये परिवार जब इस गाय के जो गौशाला है उसको सँभालता है तो इनका गोत्र एक ही माना जाता था, ये लोग भाई-बहन माने जाते थे, राइट? तो इसीलिए जो राजा जो है ऐसे लोगों को एक क्षेत्र देता था। उस समय क्षेत्र का जो आकार होता था काफ़ी छोटा होता था। तो वहाँ पर कुछ लोग उस क्षेत्र को सँभालते थे और वहाँ पर उस समय आप सभी जानते हैं पशुपालन में सबसे ज़्यादा जो पशुपालन होता था वो गायों का होता था। तो इसीलिए यहाँ पर गोत्र की बात उठती है, राइट? आइए मतलब इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो हम जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें ज़्यादा इसको विस्तार पूर्वक इस पे चर्चा करेंगे, राइट? और यहाँ पर हम देखेंगे द ब्राह्मिन्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे जो ब्राह्मण हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। एक हैं हाई कास्ट ब्राह्मण जिन्हें हम चौथानी कहते हैं और यहाँ पर हमें दिखता है जो हाई कास्ट ब्राह्मण हैं, ये कहीं न कहीं इंटरमैरी कर सकते हैं अपनी ही कम्युनिटी में। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि गोत्र एक होगा तो शादी नहीं कर सकते हैं, ये मान्यता थी, परंतु आगे चल के हमें दिखता है कि अपनी ही कम्युनिटी में जो हाई कास्ट ब्राह्मण हैं, जो चौथानी हैं, वो शादी कर सकते हैं, राइट? अब हम देखेंगे इनके नीचे जो हायर कास्ट से नीचे जो एक लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट ब्राह्मण यानी कि हायर से जो नीचे आते हैं, लोअर से मेरा ये मतलब नहीं है कि दलित वर्ग, जैसे दलित वर्ग को काफ़ी नीचे रखा गया है। हायर लोअर से यहाँ तात्पर्य है कि हाई के बाद जो आए हैं, बिलो देम दे वर पंच विदिया, इनको कहते थे पंच विदिया या इनको तिथानी ब्राह्मण्स भी कहते थे। तो याद रखिएगा चौथानी और तिथानी, ठीक है? चौथानी और तिथानी के लिए हम एक और शब्द इस्तेमाल करते थे, पंच विदिया, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे द लोएस्ट इन द रंग वेयर वर पिटालिया और हलिया ब्राह्मण्स। अब देखिए ब्राह्मण्स में अभी हमने जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक सेकंड इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें दिखेगा कि जो ब्राह्मण है, ठीक है? वो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड हुए हैं, 2 ग्रुप्स, ठीक है? एक ये ग्रुप हो गया हायर, एक हो गया ये ग्रुप थोड़ा उनसे लोअर, ठीक है? अब इसमें भी क्या है कि हाई ग्रुप, लोअर ग्रुप में हो गया, फिर इसमें भी हम देखेंगे जैसे इसमें जो हमें ब्राह्मण दिखे पहले, जिसे हम पंचविदिया बोला है या तिथानी ब्राह्मण बोला है, इसी में हमें और ग्रुप भी दिखेगा, उसी की चर्चा हम करेंगे। तो इसमें दिखेंगे द लोएस्ट इन द रंग वर पितालिया और हलिया ब्राह्मण्स और ये जो ब्राह्मण्स हैं, ये कहीं न कहीं जो ऐसे ब्राह्मण हैं जो कहीं न कहीं खेती करते हैं, ठीक है? खेती में शामिल हैं क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मण जो थे उस समय के ब्राह्मण्स के लिए कहा जाता था कि जो संस्कृत है, संस्कृत पढ़ने का इन्हीं को अधिकार था और ये जो भी पूजा-पाठ का जो भी कार्यक्रम होता था उसमें ये लोग शामिल होते थे और खेती-वेती के लिए तो वैश्य को ज़्यादा माना जाता था, राइट? परंतु हलिया ब्राह्मण्स ऐसे हैं जो कहीं न कहीं ऐसा काम करेंगे जो वैश्य करते हैं। जैसे वर्णों में हमने 4 वर्ण पढ़े हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और जो वैश्य हैं खेती के लिए उन्हीं को जाना जाता था क्योंकि उस समय जो बिज़नेस क्लास होती थी वो खेती करती थी, राइट? वहीं पर हमें एक और क्लास दिखेगी, एक यूनिक क्लास है जिसे हम ओली ब्राह्मिन्स कहते थे, ठीक है? अब ये ओली ब्राह्मिन्स क्या होते थे, ये क्या करते थे, जैसे एक पॉइंट होता था, जैसे गाँव का एक कोई भी हिस्सा होता था जहाँ पर क्या होता था कोई भी संदेश है जो रूलिंग क्लास है, उसका कोई भी संदेश है, अगर वो वहाँ की जनता तक पहुँचाना है, तो वहाँ पर जो ओली ब्राह्मण्स हैं, इनकी ये कर्तव्य होता था, ये एक स्टील की प्लेट या तांबे की प्लेट, जो भी एक मेटालिक प्लेट होती थी, उसको ये बजाते थे और जो संदेश है और ये संदेश ज़्यादा जुड़ा हुआ है हेल स्टॉर्म से, जैसे जो ओलावृष्टि होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं कुमाऊँ या पर्वतीय क्षेत्र की बात करूँ, तो वहाँ पर या तो बर्फबारी होती है या वहाँ पर ओलावृष्टि होती है और यहाँ पर ओलावृष्टि को हम हेल स्टॉर्म कहते हैं और यहीं से आपने देखा होगा एक शब्द है जो कुमाऊँ में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हेल स्टॉर्म के लिए वो है ओले। देखिए बर्फ जो स्नोफॉल होता है वो अलग होता है, ओले जो होता है उससे स्नोफॉल का एक अदर फॉर्म होता है। तो ओले जो है, ओले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो ओले होने वाले हैं, इसकी चेतावनी देता था कौन?
ओली ब्राह्मण, तो इसीलिए ओले शब्द से क्या निकल के आया? ओली। और ओली ब्राह्मण्स की क्या ज़िम्मेदारी है? ये एक निश्चित स्थान से जो घंटा बजाकर, ठीक है? जैसे स्कूल में घंटे बजाते हैं, वो बजाकर कहीं न कहीं एक चेतावनी देता था कि ओले आ सकते हैं। और ये चेतावनी इसलिए दी जाती थी क्योंकि उस समय जो भी फसल कटती थी, फसल को ज़्यादातर ओपन रखा जाता था, ओपन फील्ड में, क्योंकि आजकल तो आप देखते हैं वेयरहाउस बने रहते हैं। तो अगर फसल कटी हुई रखी जाती थी और ओले अगर गिर गए तो फसल नष्ट हो जाती थी। तो इसीलिए ये चेतावनी देने का एक सिस्टम था प्रशासन का, तो वहाँ पर ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? ओली ब्राह्मण्स की, राइट? आगे देखते हैं, इसी तरह हमें एक और कास्ट दिखती है ओली की तरह, जो 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 संदेश देते हैं, वैसे ही एक हरबोला ब्राह्मण्स थे। वो भी थे नहीं, मैं बोलूँगा आज भी दिखते हैं, अगर आप उत्तराखंड में जाएँगे तो हरबोला कास्ट भी आपको दिखेगी। तो वैसे ही एक ओली की तरह हरबोला भी ब्राह्मण्स हैं, जो क्या करते थे, वो जैसे जो आपका रॉयल सेराग्लियो है, सेराग्लियो मतलब होता है हरम जो होता है। और जैसे राजा जो है हरम में जब एंट्री करता है, तो उसकी एंट्री करने में एक हल्ला करते हैं हरबोला, जिससे कि चेतावनी दे देते हैं अंदर जो भी हरम में जो भी लोग हैं, स्त्रियाँ हैं, तो जिससे कि वो चौकन्नी हो जाएँ कि राजा आ रहे हैं, जिससे कि राजा की खिदमत में वो पेश हो पाएँ। तो ये काम कौन करता था? हरबोला, ठीक है? तो यहाँ पर आप समानता देखेंगे, जो ओली ब्राह्मण्स हैं और हरबोला ब्राह्मण्स हैं, दोनों में समानता क्या है? दोनों ही अपनी ध्वनि से लोगों को सचेत करते हैं, राइट? अब हरबोला के बारे में हमें ये दिखता है कि इस कम्युनिटी को इनकी सेवा के लिए दस्तूर दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे गाँव वाले हैं, जैसे आप जानते ही हैं उस समय की जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो क्या था, उसमें खेती होती थी और खेती का जो कुछ भाग है, वो राजा के पास चले जाता था, ठीक है? तो वैसे ही इसी भाग को कहीं न कहीं दस्तूर भी कहा जाता था। तो कुछ जो भाग है वो हमारे हरबोला जो 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 समुदाय है उसके लिए जाता था, राइट? आगे देखते हैं, और एक और हमें दिखेंगे, देन देयर वर कैनिकस। ये कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये लोग वो होते थे जो एक तरह के कलेक्टर होते थे, कि जैसे होता है ना कलेक्शन करना रेवेन्यू का, तो उस समय तो जो रेवेन्यू हुआ वो आपका क्या हुआ? फसल हुई। तो ये जो कैनिकस थे, ये कहीं न कहीं 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द विलेजेस, जो भी उपज होती थी उसका 1/6 पार्ट क्या करते थे? ये गाँव वालों से इकट्ठा करते थे, ठीक है? और ये कहीं न कहीं आप देखेंगे कि अब जो राज्य का जो पूँजी, राज्य का जो जो एक तिजोरी होती है, राज्य का जो एक आप उसे कहेंगे कोष होता है, उसमें ये शामिल किया जाता था, जिससे कि जो भी सर्वेंट्स हैं, जो कहीं न कहीं खिदमत करते हैं राजशाही लोगों की, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता था, राइट? और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो सर्वेंट्स हैं, जो राजा की खिदमत में रहते थे, वो कहीं न कहीं क्या कहलाते थे? अगर आदमी है, तो वो छोरे कहलाता था, और जो फीमेल है, वो छोरी कहलाते थे, राइट? तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाने का मैंने प्रयास किया है, इसमें देख रहे एक मालिक हैं, वो छोरी को पीट रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह में हमें दिखता है कि उस समय जो नौकर होते थे, उनका काफ़ी शोषण किया जाता था, राइट? ये हमने देखा है। तो यहाँ से कैनिकस क्या है, आप समझ गए होंगे, ऐसे ये ऐसे पद में होते थे जो कहीं न कहीं रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राजस्व कलेक्ट करते थे, और उस समय का राजस्व क्या होता था? फसल होती थी और 1/6 कलेक्ट किया जाता था और उसको जो कोष है राज्य का, उसमें इकट्ठा कर दिया जाता था, ठीक है? और जो सर्वेंट हैं, छोरा-छोरी, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे दस्तूर की बात है। जैसे अभी हमने देखा हरबोला के लिए भी दस्तूर दिया जाता था, जो गाँव वालों से डायरेक्ट लिया जाता था। दस्तूर वाज़ आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द बार्बर। अब जैसे आपको पता ही है कि कोई भी समाज होता है, उसमें कुछ जो हमारे शिल्पकार होते हैं, स्किलफुल मैन होते हैं, उनकी बड़ी आवश्यकता होती है समाज में। तो उस समय जो उस समय का जो समाज था, उसमें जैसे जो बार्बर हैं, पॉटर्स हैं, टेलर्स हैं, ब्लैकस्मिथ हैं, ये जितने भी स्किल्ड पर्सन हैं, वर्कर्स हैं कैपिटल में, वो क्या करेंगे, कहीं न कहीं अ, उनको उनकी जीविका के लिए दस्तूर दिया जाएगा। तो दस्तूर क्या है? हरबोला के लिए भी होता था, और जो आपका जो एक शिल्पकार हैं, स्किल्ड मैन हैं, उनको भी दिया जाता था, राइट? तो याद रखेंगे कैनिकस कौन है? उन्होंने क्या करना है कि कलेक्शन कर लेना है 1/6 और उसको कैपिटल में जमा कर देना है, जो राज्य का जो कोष है उसमें जमा कर देना है, राइट? जैसे आज भी आप देखेंगे, अगर मैं इसको वर्तमान से जोड़ूँ, तो जब आप आर्टिकल 266 पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें आपको सीएफआई के बारे में बता रखा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम संचित निधि कहते हैं। तो जो केंद्र सरकार है, जो भी
कर के माध्यम से राजस्व इकट्ठा करती है, वो डायरेक्ट कहाँ चले जाता है? इसी कोष में, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या संचित निधि कहते हैं, राइट? तो देखिए उस समय जैसा प्रावधान है, आज भी हमें वैसा ही प्रावधान दिखता है। अब देखते हैं रुद्रचंद ने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करी हुई थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे राइट साइड, और ये हमेशा स्टेशन्ड रहती थी इन द कैपिटल फॉर डिफेंसिव पर्पस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या समझना है आपने कि रुद्रचंद की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशन नहीं थी, यानी कि वो साम्राज्यवाद यानी कि इम्पीरियलिज्म में बिलीव नहीं करता था, यानी कि वो दूसरे क्षेत्र में आक्रमण करके अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास नहीं करता था। बस वो ये करता था कि जितना भी उसका साम्राज्य है उसको वो सुरक्षित कर पाए, और उस सुरक्षा के लिए उसने क्या किया था, जो आर्मी है उसको अपने राजधानी यानी कि अल्मोड़ा में उसने क्या किया था, उनको स्टेशन किया था। अब स्टेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए इसको जरा समझ लेते हैं। स्टेशन का यहाँ पर मतलब है, देखिए स्टेशन का अगर मैं एक विपरीत शब्द ढूंढूं विपरीत शब्द, तो मुझे मिलता है फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद। अब ये फ्यूडल सिस्टम या सामंतवाद में क्या होता था कि राजा की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। राजा क्या करता था, जैसे ये राजा है, राजा क्या करता था, अपनी जमीन, जो भी उसके पास पूरा क्षेत्र में जो भी जमीन है, अपनी जमीन है वो मंत्रियों को दे देता था। जैसे इस मंत्री को ये जमीन दे दी, और मंत्री से कहा कि तुम एक काम करना, ये जमीन जो भी इसका राजस्व होता है तुम उसे रखो, और बदले में थोड़ा क्या करो, सैनिक जो हैं उनको भी अपने साथ रखो। मंत्री क्या करेगा, मंत्री तो राजा की सेवा में है, तो मंत्री अपने नीचे क्या रखेगा, कोई जमींदार होगा, जमींदार को ये जमीन का टुकड़ा दे देगा, और जमींदार की जिम्मेदारी होगी कि वो जमीन के टुकड़े में उपज करेगा। मंत्री क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मंत्री तो राजा से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो राजा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके पास इतना समय नहीं है। तो मंत्री ने ये जमीन किसको दे दी, जमींदार को। और जमींदार को ये, जो राजा ने मंत्री से कहा है कि तुमने आर्मी मेंटेन करनी है, तो मंत्री ने जमींदार से कह दिया कि तुम आर्मी मेंटेन करना। तो जमींदार क्या करता था कि अपने अंडर कहीं ना कहीं किसान, और किसान के रूप में ही जो आर्मी होती थी यानी कि सोल्जर्स हैं उनको रख लेता था, क्योंकि जब जंग नहीं हो रही है तो जो आपके सोल्जर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है खेती। और कोई जंग होती है तो जमींदार की जिम्मेदारी है कि वो जब भी राजा पे अटैक होगा तो वो राजा की सहायता के लिए आर्मी भेजेगा, यानी कि राजा कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखता था, राजा पे कोई खर्चा नहीं होता था, ठीक है। परंतु इसमें समस्या क्या थी, इस प्रथा में या इस सिस्टम में, जो फ्यूडल सिस्टम है, इसमें समस्या क्या थी कि आगे चलकर ये जो जमींदार है ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता था राजा से, क्योंकि जो किसान वर्ग है या जो सोल्जर्स हैं वो कहीं न कहीं वफ़ादार किसके लिए हैं? ज़मींदार के लिए, क्योंकि इन्हीं के डायरेक्ट टच में है, उनको लगता है उनका भगवान यही ज़मींदार है। तो कहीं न कहीं जो किसान की जो एक ईमानदारी है, वो ज़मींदार के लिए ज़्यादा थी, और इसीलिए आगे चल के एक कहावत है, जिसकी भैंस उसकी लाठी, माफ़ कीजिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यही था कि ज़मींदार इसीलिए ताकतवर हो गया, क्योंकि सोल्जर्स उसको मिल गए हैं। तो ये कुछ आगे चल के हमें दिखा, ये सिस्टम कहीं न कहीं आगे चल के खत्म होता है। इसीलिए जो हमारा रुद्रचंद है, वो कहीं न कहीं ये इस फ्यूडल सिस्टम के द्वारा अपनी आर्मी नहीं रखेगा, वो खुद अपने अंडर एक आर्मी रखेगा, उसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। और आज भी आप देखते हैं, आज भी जो हमारी प्रथा है कि हमारी जो आर्मी है, वो एक फ्यूडल सिस्टम के द्वारा नहीं है, वो एक स्टैंडिंग आर्मी है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यूरिंग बैटल्स इट वाज ड्यूटी ऑफ राजवाड़ और ठाकुर, वो जो मैं जमींदार वाली बात करी है, वो असल में जो कहलाए हैं वो हैं रजवाड़ या ठाकुर, ठीक है। तो इनकी जिम्मेदारी होती थी कि कभी भी राजा पे कोई आक्रमण करेगा तो ये अपनी जो फोर्स है उसको राजा की सेवा में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम देखेंगे कुछ बहादुर जो लड़ाकू हैं, जैसे गदयूरी, एक गदयूरी का नाम हमें दिखता है, जो एक ठाकुर है, ठीक है, जिसने कहीं ना कहीं जो चंदों का शासक है त्रिमल चंद, उसको सेवा प्रदान करी थी, राइट? तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि त्रिमल चंद का ठाकुर कौन है? गद्यूरी। या गद्यूरी किसका ठाकुर है? गद्यूरी किसका ठाकुर है? गद्यूरी है त्रिमल चंद का, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह कि स्टैंडिंग आर्मी और ये फ्यूडल आर्मी का क्या कॉन्सेप्ट था, और रुद्रचंद्र के बाद हमें दिखता है जितने भी चंद शासक आने लगे थे उन्होंने ज्यादातर स्टैंडिंग आर्मी का ही कॉन्सेप्ट रखा था, राइट? आगे देखते हैं, इट इज पॉपुलराइज्ड इन ओरल ट्रेडिशन दैट ही वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ रॉथ और रावत। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, जो गद्यूरी है, गद्यूरी के लिए कहा जाता है कि इसकी बहादुरी के लिए इसको एक उपाधि दी गई, एक टाइटल दिया गया, क्या दिया गया? रौत या रावत, जब इसकी वीरगति को प्राप्त हो गया था, ठीक है। वीरगति को कौन कौन प्राप्त हो गया था? गद्यूरी। गद्यूरी क्या है? वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसे उपाधि मिलती है रौत या रावत की, ठीक है। तो ये एक ओरल ट्रेडिशन है, मतलब ये मौखिक कहानी हमें पता चलती है। अब आप सभी जानते हैं मौखिक कहानी कितनी सत्य है, उस पे चर्चा करना बड़ा
मुश्किल है, कठिन है, परंतु ये याद रखना है ओरल ओरल ट्रेडिशन जो है, जो मौखिक इतिहास हमें पता चलता है, उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि गद्दीपुरी को कौन-सी उपाधि मिली है, रौद की या रावत की। अब इसी में देखिए मैं आपके लिए एक आर्टिकल लाया हूँ वर्तमान का आर्टिकल 18 आप सभी जानते हैं आर्टिकल 18 इससे कैसे रिलेट कर रहा है क्योंकि आर्टिकल 18 के तहत आप सभी जानते हैं कि भारत के समाज में आप किसी को भी ऐसे उपाधि नहीं दे सकते, राइट? किसी को भी। हाँ, उसमें एक अपवाद है कि राष्ट्रपति चाहें तभी। ठीक है? या उसमें अगर आर्मी हो या उसमें एक एकेडमिक हो उसमें आप अपना जो आपकी उपाधि है, टाइटल है, जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी और प्रोफ़ेशन में किसी भी उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो विदेश से भी दी गई है, तो पहले आपको राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी होगी, तभी आप उपाधि ले सकते हैं, परंतु भारत के समाज में आप उस उपाधि का नाम या उस उपाधि के बारे में अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लिख सकते, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं वोल्टन साहब जो हैं हमारे एच.जी. वोल्टन, ये वही हैं जिन्होंने अल्मोड़ा गैजेट लिखी है 1911 में, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था अल्मोड़ा गैजेट। तो हमारे एच.जी. वोल्टन साहब हैं, हैज़ मेंशन्ड दैट नॉट लॉन्ग आफ्टर हिज एक्सेशन तराई एंड भाबर वेर ऑक्यूपाइड बाय हुसैन खान तुकरिया, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे ही रुद्रचंद गद्दी में बैठा तो उसी के कुछ समय पश्चात जो हमारा तराई और भाबर वाला क्षेत्र है, ठीक है, तराई और भाबर वाला क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें जो आक्रमण करके उसको कब्जे में ले लिया है किसने, हुसैन खान तुकरिया। और ये हुसैन खान तुकरिया कौन है, ये गवर्नर है मुगलों का, गवर्नर है मुगलों का, ठीक है, जो अवध वाले एरिया के आसपास का क्षेत्र देखता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हुसैन खान तुकरिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मैन ऑफ गवर्नर ऑफ लखनऊ, अब ये जो हुसैन खान तुकरिया है ये है लखनऊ का गवर्नर, ठीक है, इन 1569 ईडी। अब 1569 ईडी और ये समय के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि दिल्ली में बैठा अकबर है और हमारे जो उत्तराखंड है उसका जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर बैठा है रुद्रचंद। बट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज चार्ज, ऐसा था कि जो हमारा हुसैन खान तुकरिया था उसके बारे में कहा जाता है काफी करप्ट ऑफिसर था वो। इस कारण क्या था, काफ़ी कंप्लेंट उसके अगेंस्ट थी और वो उस समय गवर्नर ऑफ लखनऊ था, बहुत बड़ा पद था, परंतु उसको इस पद से हटा दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसकी ये जो भ्रष्टाचार वाली जो गतिविधियाँ थी, इस कारण उसे हटा दिया गया था, राइट? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। आगे देखते हैं, ही देन, अब हमें क्या दिखता है? ही देन रिज़ॉल्व टू लीड अर्धचंद्राकार, अब क्या है उसको वहाँ से तो निकाल दिया है लखनऊ से, फिर वो क्या करेगा कि वो आगे जाएगा कुमाऊँ की तरफ क्योंकि देखिए ये अगर लखनऊ वाला हिस्सा है, जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको, 1 सेकंड यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे ये वाला क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक है? इसमें आज के समय में आपको उत्तराखंड दिखता है, वेस्ट यूपी में ये पड़ता है, ये पूरा यूपी का क्षेत्र देख लेते हैं, लखनऊ आपका यहाँ पर कहीं पर है। तो अब यहाँ से तो इसे निकाल दिया, अब ये क्या करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर आपको पता ही है ये वाला हिस्सा तराई और इससे ऊपर थोड़ा भाबर दिखेगा, तो यहाँ पर ये अब लूट-पाट करेगा क्योंकि इसको ये पता था जो अर्धचंद्रकार टीका लगाते हैं क्योंकि जो चंद शासक थे, जो चंद वंश था, ये जो तिलक लगाते थे वो चंद्र के आकार का लगाते थे, ठीक है? तभी इनको चंद वंश भी कहा जाता था। तो इसने ये कहा है कि जो हुसैन खान तुखरियार है, वो हुसैन खान क्या करेगा कि कहीं न कहीं अब वो मार्च करेगा ऊपर की तरफ क्योंकि उसको ये पता था कि जो ये चंदाकार वाला टीका लगाते हैं ये लोग, यानी कि चंद वंशज, इनके पास काफ़ी पैसा है, राइट? आइए। और यहाँ पर ये क्या कहेगा कि कहीं न कहीं अगेंस्ट द हिली पार्टी डिस्ट्रॉय द आइडल्स ऑफ द इनफाइडल्स। इनफाइडल्स मतलब होता है काफ़िर। काफ़िर आप सभी जानते हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम ज़्यादातर क्या कहते हैं, काफ़िर। तो जो चंद्रकार यानी कि जो चंद शासक हैं उनके लिए ये क्या है, काफ़िर, इनफाइडल्स हैं, राइट? तो वहाँ पर जाके ये लोग काफ़ी मूर्तियाँ तोड़ेंगे, इस तरह से हमें दिखेगा और लूट-मार भी हमें दिखेगी। प्लंडरिंग द ट्रेजरी ऑफ कुमाऊँ राजास हू वर बिलीव्ड टू पोजेस इमेंस सम हिडन अवे, ठीक है? आइए। अब आगे हमें ये देख लेंगे, ये एक बार ये मैप देख लेते हैं, ये आपका पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, ये आपका नेपाल है, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका बॉर्डर है, ठीक है? काली नदी यहीं पर बहती है और ये आपका ये वाला हिस्सा उस टाइम डोटी के नाम से प्रसिद्ध था, डोटी। जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा करी है कि जो वेस्टर्न नेपाल का हिस्सा है, जो बॉर्डर में है, काली नदी के तट पर है, वो डोटी हिस्सा है और इस तरफ आपका कुमाऊँ क्षेत्र है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, ही रेवेज द लोअर कंट्री पेनिट्रेटिंग आल्सो इनटू द इंटीरियर सो फार एज डोटी, यानी कि डोटी तक। अब सोचिए ये वाले हिस्से को अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से हमें ये कुमाऊँ वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला कुमाऊँ और यहाँ पर ये हिस्सा आपका नेपाल वाला, ठीक है? ये हो गया आपका नेपाल और यहाँ पर ये डोटी। तो यानी कि जो हुसैन खान है वो कहाँ तक पहुँच गया, ये माना जाता है डोटी तक ये पहुँच गया,
ठीक है? बट होता क्या है कि कुदरत को ये मंज़ूर नहीं था, तो एक बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, जिसकी वज़ह से जो हुसैन खान की जो सेना है, उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जंगल में अगर आप बरसात के दौरान रहते हैं, तो मच्छर का काफ़ी खतरा रहता है। तो कहा जाता है कि हुसैन खान की जो सेना थी, उसको काफ़ी नुकसान हुआ, तो हुसैन खान के जो सेना में जितने भी इसके सोल्जर्स थे, सैनिक थे, इन्होंने वापस जाने का तय किया। तो इसीलिए कहीं न कहीं ड्यूटी तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाया कौन? हुसैन खान। तो ये देखिए, ये बात मैंने आपको जो बताई, ये यहाँ पर लिखी है, हिज़ फॉलोवर रिफ्यूज्ड टू रिमेन लॉन्गर एंड ही रिट्रीटेड टू द प्लेन्स, यानी कि ये वापस आ गए और कहीं न कहीं इनको काफ़ी वापसी में काफ़ी लॉस हुआ, ठीक है? बारिश की वजह से और काफ़ी दिक्कतें हुई इनको। तो यहाँ पर देखेंगे, द फैक्ट इज़ दैट हिज़ प्रोग्रेस इन द हिल वाज़ स्टॉप्ड बाय द आर्मी ऑफ रुद्रचंद। अब हुआ क्या? देखिए, जहाँ से अगर आप अच्छी तरह ये मैप देखते हैं, ठीक है? चलिए यहीं पर देख लेते हैं। ये अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए रुद्रचंद्र ने अपनी स्टेशन्ड आर्मी रखी है, हमने अभी देखा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये है आपका कुमाऊँ वाला एरिया और ये है आपका नेपाल, ठीक है? ये है आपका नेपाल। ये वाला हिस्सा डूटी है, मान लीजिए, डूटी। अब देखिए है क्या कि जैसे ये आर्मी इधर को भी जा सकती थी, पर ये आर्मी इधर को नहीं गई। क्यों? क्योंकि इधर अल्मोड़ा पड़ेगा, तो अल्मोड़ा में कौन है? रुद्रचंद। तो इसीलिए हमें दिखता है कि ये जो डायवर्जन है वो इधर को होने लगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर स्टेशन्ड आर्मी बैठी है किसकी? रुद्रचंद की, और रुद्रचंद खुद एक बहादुर व्यक्ति है, ठीक है? तो यही बात हमें यहाँ बताई जा रही है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि द फैक्ट इज़ दैट हिज़ प्रोग्रेस इन द हिल वाज़ स्टॉप्ड बाय द आर्मी ऑफ रुद्रचंद, यानी कि कुमाऊँ की तरफ तो ये ज़्यादा नहीं आ पाए, क्योंकि रुद्रचंद ने उसको खदेड़ा। ऑन हिज रिटर्न वॉल्टन एट्स, जब हुसैन खान वापस आता है, तो वॉल्टन साहब क्या कहते हैं कि हुसैन खान वाज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ शाहजहांपुर। अब देखिए, ये जब कहीं ना कहीं जो हुसैन खान वापस आया, तो ऑब्वियसली वो काफी सोने जेवरात लेके आया, ठीक है? उससे काफी प्रसन्न हुए थे अकबर जी। तो अकबर ने कहीं न कहीं, हमें दिखता है कि अब उसको लखनऊ की गवर्नरशिप से पहले हटाया था, अब उसे गवर्नरशिप दे दी है शाहजहांपुर की, ठीक है? A few years later in 1575 he made his second expedition towards ईस्टर्न दून। अब ये दून की तरफ जा रहे हैं, ईस्टर्न दून की तरफ। अब जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उत्तराखंड की, और वैसे भी एक जनरल ज्योग्राफी में हमें पता होना चाहिए दून क्या है, जब हम ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज इस तरह से पढ़ेंगे, तब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे कि 1575 में फिर से एक बार जो हुसैन खान है कोशिश करता है कि चलो भाई, अब एक बार फिर से आक्रमण करते हैं और कहीं ना कहीं लूटमाट करते हैं, ठीक है? तो 1575 में वो डिसाइड करता है, पर यहाँ पर हमें दिखता है कि अकबर अब इसमें मना कर देते हैं, साफ मना कर देते हैं हुसैन को कि तुम अब ऐसे अटैक नहीं करोगे, और हुसैन खान को दिल्ली वापस बुला लेते हैं। और जहां पर हुसैन खान को दिल्ली वापस बुलाते हैं, तो कहा जाता है हुसैन खान का स्वास्थ्य बिगड़ा, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई दिल्ली में, ठीक है? अब देखिए, इसमें काफ़ी चर्चाएँ हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि हुसैन खान ने जो पिछली बार जो आक्रमण किया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं युद्ध का भी एक नियम होता है कि बच्चों को, महिलाओं को नहीं छुआ जाता है, पर हुसैन खान ने ये कहा गया है कि कुमाऊँ में या खासकर डोटी वाले कुछ एरिये में इन्होंने क्या किया था कि बच्चों को भी मारा और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करे। तो जब ये अकबर को पता चला, तो अकबर नहीं चाहता था कि दोबारा इस तरह सा कोई माहौल हो, क्योंकि जो भी बड़ा शासक होता है, वो चाहता है उसकी जो भी जनता है, जो भी उसकी प्रजा है, वो उससे खुश रहे, उसका सम्मान करे, जिससे कि एक साम्राज्य शांतिपूर्वक चल सके। तो इसीलिए हमें दिखता है कि ये भी माना जाता है कि हुसैन खान को अकबर ने इसलिए बुला दिया था, क्योंकि हुसैन खान की जो नीतियाँ थी, वो काफ़ी हार्श थी, ठीक है? द मुगल वेर आइंग गढ़वाल बट कुड नॉट सक्सीड इन द डिज़ाइन। अगर हम असल में अगर देखा जाता है मुगलों के लिए, अगर हम सही से देखें, क्योंकि अगर मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊँ, तो याद करिए मैंने आपको ज्ञानचंद के बारे में बताया था। ज्ञानचंद जो हैं वो किसके समकालीन थे? फिरोज़ शाह तुगलक। और हमने ये भी देखा कि गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को किसने दी? फिरोज़ शाह तुगलक। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कहीं न कहीं हमें दिखता है कि कुमाऊँ के जो राजा हैं या चंद शासक हैं, ये कहीं न कहीं हमें दिखता है दिल्ली के जो भी शासक हैं, उनसे अच्छे इनके संबंध हैं। जैसे अभी ये भी आपको आगे दिखेगा, रुद्रचंद में आपको दिखेगा कि अकबर और रुद्रचंद्र की कितनी अच्छी दोस्ती आपको दिखेगी। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि मुगलों के लिए कुमाऊँ वाला जो क्षेत्र था, वो सरदर्दी नहीं नहीं था, उनके लिए गढ़वाल वाला था, ठीक है? गढ़वाल वाला। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक रानी का नाम है, नागकटी रानी कहा जाता है इनको। ये देखिए, रानी कर्णावती को नागकटी रानी क्यों कहा जाता है? इन्होंने मुगलों की जो सेना थी, उन सभी के नाक काट दी थी इन्होंने, इसलिए प्रसिद्ध है गढ़वाल की रानी। तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो परमार वंश है गढ़वाल का, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम चंद वंश पढ़ रहे हैं कुमाऊँ का। तो जो परमार वंश है, उसमें हम देखेंगे कि एक रानी कर्णावती का नाम आएगा, नागकटी रानी नाम से फेमस हैं। इन्होंने कहीं न कहीं जो मुगलों की सेना है, उसको उल्टे पाँव भगाया, ठीक है? तो इसीलिए कहीं न कहीं इसमें माना जाता है कि मुगलों के लिए बड़ी सरदर्दी था ये गढ़वाल वाला हिस्सा, और इसीलिए मुगल जो है, अगर वो गढ़वाल वाले को हिस्से को जीतना चाहते हैं, तो कुमाऊँ से उनको बना के चलनी पड़ेगी, राइट?
आगे क्या है आगे क्या हमें पता चल रहा है, इन दिस कनेक्शन अ रिसर्च पेपर ऑफ द राइटर हैज आल्सो बीन पब्लिश्ड इन द प्रेस्टिजियस जर्नल क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल स्टडीज। मतलब ये जो बातें हम बताते हैं कि रानी कर्णावती, तो ये डाटा हमें कहीं ना कहीं पब्लिकेशंस में भी दिखता है, ठीक है, पेपर्स में आया हुआ रिसर्च पेपर में। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो डेटा है, जो रानी कर्णावती वाली बात बताई जा रही है कि इसने एक महिला होके मुगलों की सेना को हराया, उनकी नाक काटी, तो ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हमें दिखता है, राइट। इस तरह की वीरांगना थी हमारे गढ़वाल में, राइट। आगे देखते हैं, इट इज स्टेटेड दैट आफ्टर हुसैन खान, आप जानते हैं हुसैन खान की तो मृत्यु हो गई है, अकबर ने उसको वापस बुला लिया है, ठीक है। रुद्रचंद ड्रोव द मुगल ऑफिशियल्स फ्रॉम तराई। अब रुद्रचंद ने क्या करा, अपना जो हिस्सा है तराई वाला उसको मुगलों से वापस ले लिया, मुगलों को उसने खदेड़ दिया है। और कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट जो है दिल्ली तक पहुंची है, ठीक है। और जब दिल्ली में ये पता चला कि जो रुद्रचंद है उसने तराई क्षेत्र में मुगलों की जो सेना है उसको हराया है, तो दिल्ली से और सेना की टुकड़ी भेजी गई, ठीक है, जिससे कि जो गवर्नर ऑफ कटिहार है उसकी सेवा हो पाए। फिर आगे हमें दिखता है कि रुद्रचंद फीलिंग दैट ही कुड नॉट डिफीट द आर्मी। अब ये बात रुद्रचंद को समझ में आ गई है कि भैया अब इतनी सेना आ रही है, तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ऐसे जीतना तो बड़ा मुश्किल होगा, कि क्योंकि मुगल सेना काफी बड़ी है, ठीक है, पूरे उत्तरी भारत में उनका आधिपत्य है, तो उनकी सेना का आकार ऑब्वियसली बड़ा है। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि रुद्रचंद एक वीरता का परिचय देंगे। वो कहेंगे कि भैया ऐसा है, मुगलों की आर्मी से जो भी सबसे स्ट्रांग है वो आके लड़े मुझसे, ठीक है, रुद्रचंद से। अगर जो भी जीतेगा वो विजय माना जाएगा, और इस तरह से खून खराबा, बेकसूर लोग नहीं मरेंगे। तो यही पिक्चर, अगर मैं एक फिल्म की बात करूं, ये ट्रॉय जो मूवी है, अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको यही दिखेगा। स्टार्टिंग में एक युद्ध आपको दिखाया जाएगा जिसमें आपको ये दिखेगा कि दो सेना आमने सामने खड़ी हैं, और उसका जो सबसे शक्तिशाली है वो आपस में लड़ेंगे, और जो भी जीतता है, तो इस कारण क्या होता है, वो युद्ध नहीं होता है, राइट। इसलिए काफी लोगों की जान बच जाती है और निर्णय हो जाता है। तो ये मूवी ट्रॉय है, इसको देखिएगा आप लोग। तो रुद्रचंद को इससे याद रखिएगा, ट्रॉय से, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, द बेस्ट फाइटर जो है वो लड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिखता है कि जो जीत होती है वो रुद्रचंद की होती है। रुद्रचंद जो है मुगलों के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को हरा देता है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अब ये जो स्टोरी हमने देखी, ये भी हमें ओरल ट्रेडिशन से पता चलती है, ठीक है, यानी कि मौखिक है। मौखिक मतलब जो इतिहास मौखिक होता है उस पर इतना हम भरोसा नहीं कर सकते, राइट। तो ये हमें बताया गया है। आगे हम देखते हैं जो हमें काम की चीज है। हाँ, इफ इट इज प्रोबेबल प्योर फिक्शन इट इज पार्डनेबल व्हेन वी हैव द एक्नॉलेजमेंट दैट द मुगल्स वर नेवर एबल टू पेनिट्रेट इनटू हिल। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि वॉल्टन साहब कह रहे हैं कि अगर ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी बताई जा रही है, जो हमने अभी चर्चा करी, जिसको मैंने ट्रॉय का आधार बनाया था, अगर ये काल्पनिक है तो इसको हम माफ कर सकते हैं। मतलब इसको हम एकदम झूठा नहीं कर कह सकते। अगर ये झूठ भी है तो चलेगा, झूठ भी है तो चलेगा, क्योंकि ये बात भी सत्य है कि जो हमारे मुगल्स हैं वो कभी भी पहाड़ी क्षेत्र में अंदर नहीं घुस पाए थे, पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, राइट। अब कारण कुछ भी हो सकता है, कारण ये भी तो हो सकता है, अगर वो मुगलों ने हिल्स में पेनिट्रेट किया होता, घुसे होते और डिस्ट्रॉय कर दिया होता, और इस तरह की कहानी हम तब कहते कि रुद्रचंद अकेले ही उसने हराया, तो तब ये कहानी बिल्कुल बकवास होती, ठीक है, परंतु ये बकवास नहीं मानी जा सकती है, ठीक है। तभी इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये कहानी अगर फिक्शन भी है, काल्पनिक भी है, तब भी इसको हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि मुगल्स कभी भी पहाड़ों में नहीं घुसे, राइट। फिर आगे हमें दिखता है कि आगे चल के क्या होगा। फिर जो रुद्रचंद है वो विजिट करेगा, वो यहाँ पर एक सेकंड, रुद्रचंद विजिट करेगा कहाँ, दिल्ली में विजिट करेगा। दिल्ली में किससे मिलने जाएगा, अकबर से। तो आप देख होंगे ये काफी प्रसिद्ध चित्र है अकबर का, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये फैल्कन है। अब फैल्कन और अकबर और रुद्रचंद का बड़ा गहरा संबंध है, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम एटकिंसन साहब देखते हैं क्या कहते हैं। इट इज फर्दर रिकॉर्डेड दैट अकबर वाज सो प्लीज विद द कंडक्ट ऑफ द कुमाऊं किंग दैट ही इनवाइटेड हिम टू लाहौर। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये बताना भूल गया था मैं, कि जब रुद्रचंद अकबर के दरबार में गए थे दिल्ली में, तो उनको एक साधारण ऑडियंस की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। एक सेकंड, साधारण जो ऑडियंस होता है ना, एक राजा होता है, अगर आप उसको ना आम जनता के बीच बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो राजा का अनादर होता है। तब भी रुद्रचंद ने ऐसा व्यवहार दिखाया, ऐसा व्यवहार दिखाया कि जो अकबर हैं उनसे काफी प्रभावित हुए, और कहीं ना कहीं लाहौर पे विद्रोह हो चुका था, लाहौर के गवर्नर के द्वारा एक गृह युद्ध छिड़ चुका था। तो कहीं ना कहीं अकबर ने जो सेना की टुकड़ी भेजी लाहौर में, उसमें कहीं ना कहीं आग्रह किया, किससे, रुद्रचंद से, कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए। अपने जो अकबर का ट्रूप था, यानी कि सेना की टुकड़ी थी, जो कहाँ की तरफ जा रही थी, लाहौर में, क्योंकि लाहौर में गृह युद्ध है। तो निवेदन किया गया किससे, रुद्रचंद से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो
एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर गलत बता दिया। लाहौर पे नहीं, लाहौर तो एक देखिए मुगलों का क्या था, मुगलों की एक राजधानी थी आपकी दिल्ली और एक राजधानी इन्होंने रखी थी लाहौर। लाहौर पे तो जो अकबर हैं वो इन्विटेशन देते हैं किसको? रुद्रचंद को और वहीं पर हमें दिखता है कि एक नागौर है, ठीक है? अब ये नागौर कौन-सा वाला है? देखिए नागौर तो आपके बहुत राज्यों में दिखता है, ठीक है? अगर हरियाणा देखेंगे वहाँ भी नागौर है। नीचे आप दक्षिण में देखेंगे वहाँ भी नागौर आपको मिलेगा, तो ये कौन-सा नागौर है? क्योंकि नागौर में मैंने कहा था गृह युद्ध हो गया था, वहाँ के जो गवर्नर रखा गया था, नियुक्त किया गया था, उसने कहीं न कहीं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इसीलिए सेना की टुकड़ी भेजी जाती है नागौर में कि वो गृह युद्ध को दबाया जाए। तो यहीं पर ये नागौर जो है, ये है राजस्थान का, ये बात आपने याद रखनी है, राजस्थान वाला नागौर है। तो इस लड़ाई में ये अकबर ने निवेदन किया, किससे किया? रुद्रचंद से कि आप इसमें जाइए और सहायता करिए। तो हमें दिखता है कि रुद्रचंद कहीं न कहीं बहादुर है क्योंकि बहादुरी के किस्से तो सुने हैं अकबर ने, राइट? तो कहीं न कहीं जो रुद्रचंद है यहाँ पर अकबर की मदद करेगा, ठीक है? आगे देखेंगे कि कहीं न कहीं हमें दिखेगा कि जब वापसी होती है तो रुद्रचंद ने जो जीत दिलाई नागौर के क्षेत्र में, तो इससे अकबर काफ़ी प्रभावित हुआ। अकबर को पता चला कि इस तरह से रुद्रचंद ने मदद करी। तो इसी तरह हमें दिखता है कि जो अकबर खुश होकर रुद्रचंद को अनुदान दे देता है, ग्रांट दे देता है 84 मल की या नौलखिया मल की। 84 मल और नौलखिया मल का मतलब है कि ये 84 मल मतलब था कि यहाँ पर 84 कोस का था ये। कोस मतलब उस समय का जो मेजरमेंट यूनिट है, जैसे आजकल हम किलोमीटर कहते हैं या मीटर कहते हैं, तो उस समय कोस कहा जाता था। तो 84 कोस का ये क्षेत्र है और 84 कोस के क्षेत्र से जो राजस्व निकलता है, उसका जो मूल्य है वो 9 लाख के बराबर माना जाता था। उस समय की जो भी मुद्रा थी, उसका अगर हम मूल्य निकालेंगे तो 9 लाख के बराबर, यानी कि 84 कोस का जो क्षेत्र है, उससे 9 लाख का राजस्व निकलता था। तो इसको या तो 84 मल बोला जाता था या नौलखिया मल बोला जाता था, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। तो यानी कि ये तराई वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, 84 मल या नौलखिया मल, जो तराई क्षेत्र कुमाऊँ से जुड़ा हुआ था, उसी उसी क्षेत्र को कहते थे 84 मल या नौलखिया मल, ठीक है? तो इसका अब ग्रांट दे दिया गया है किसको? अकबर को। अब वर्तमान में कभी भी मुगलों की तरफ से कोई भी गवर्नर इस तराई वाले क्षेत्र में अपना आधिपत्य नहीं बनाएगा। आगे देखते हैं, राजा रुद्रचंद एस्टैब्लिश्ड रुद्रपुर, जैसे आप जानते हैं, उत्तराखंड में जो जनपद हैं वो 13 है। 13 में एक जनपद है उधम सिंह नगर और उधम सिंह नगर का ही जो प्रशासन के लिए जो हेडक्वार्टर है, वो शहर है आपका रुद्रपुर। तो राजा रुद्रचंद ही हैं जिन्होंने रुद्रपुर जो शहर है उसको बसाया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है? और उधम सिंह नगर का तो नाम आप जानते ही होंगे, उधम सिंह तो प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूँ जनरल ओ डायर की, जिसने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया था, उसको मारने के लिए गए थे उधम सिंह नगर, राइट? आगे देखते हैं, फिर हमें देखेंगे काशीपुर एक शहर है, आप देखिएगा उत्तराखंड में ये पड़ता है। तो काशीपुर को एस्टैब्लिश करने वाले हैं काशीनाथ अधिकारी और ये एक गवर्नर हैं चंद शासकों के, काशीनाथ अधिकारी, ठीक है? और इनके बारे में जो वर्ष है उसमें थोड़ा विवाद है, इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो राइटर साहब हैं वो इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं देते हैं। फिलहाल इतना याद रखिएगा, काशीपुर को बसाने वाला कोई चंद शासक नहीं है, बाकायदा चंद शासकों का जो गवर्नर है वो है, उसका नाम है काशीनाथ अधिकारी। तो रुद्रपुर को बसाने वाले कौन है? ये एक चंद शासक हैं जिनका नाम है रुद्रचंद और काशीपुर को बसाने वाले हैं काशीनाथ अधिकारी। अब हम तराई भाबर की बात करते हैं। तराई भाबर जैसे कि मैंने आपको बताया है ज्योग्राफी में ये हम माउंटेन्स पढ़ते हैं। माउंटेन और इधर ये जो आपका तराई है, टी मतलब तराई, इसके बीच वाला हिस्सा भाबर होता है। और हमने देखा ही है यहाँ पर कंकर बड़े-बड़े हैं तो जो नदियाँ होती हैं वो यहाँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में वो नदियाँ हमें दिखती हैं, राइट? तो डोंट वरी, उत्तराखंड का मैं जीके भी बहुत माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड की ज्योग्राफी पे मैं बहुत जल्द ला रहा हूँ, तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो जो तराई भाबर रीजन वाज़ नोन एज़ 84 मल, मैंने बता दिया था तराई भाबर का एरिया क्या कहलाता था? 84 मल, क्योंकि ये 84 कोस का था और इसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होता था ये 9 लाख का होता था। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें भी जो मुख्य भाग होता था वो तराई का होता था। भाबर का कुछ भाग होता था, इसको कभी ये ना समझे कि 50-50% नहीं, अनुपात ऐसा नहीं था। तराई का ज़्यादा हिस्सा था, भाबर का कम। और हम आगे देखेंगे ऑन हिज रिटर्न टू अल्मोड़ा, यानी कि रुद्रचंद अब काफ़ी समय उन्होंने बिताया अकबर के साथ, अब वो वापसी कर रहे हैं अपने राज्य में, अपनी राजधानी में अल्मोड़ा। ही इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म, क्योंकि वहाँ जाके रुद्रचंद ने काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी प्रख्यात हैं ये संस्कृत में, लड़ने काफ़ी सीखने का जज़्बा रखते हैं। तो वहाँ उन्होंने देखा किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स रखे गए हैं।
ज़मीन सुधार से संबंधित जो भी कानून हैं, इन्होंने क्या करा फिर अपने जो अब जो इनका अपना साम्राज्य है, जो अपना चंद शासकों का साम्राज्य है, उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ ज़मीन से संबंधित सेटलमेंट करे, भू कानून बनाए, ठीक है? अब यही परमानेंट लैंड सेटलमेंट से संबंधित हम सभी जानते हैं, हमारे एक बड़े फेमस हैं, जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप सभी जानते हैं कि ये जब भारत आए थे, तो भारत आए हैं ये 1786 से लेकर 1793। अगर आप देखिएगा जब आप अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय के पिट्स द यंगर, क्योंकि इनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनको पिट्स द यंगर कहा जाता था। इन्होंने 1784 में भारत के जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उसको उसकी निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी थी इस एक्ट के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो वहीं पर हमें दिख रहा है पिट्स और जो कॉर्नवालिस हैं काफ़ी अच्छे दोस्त थे ये। और कहीं न कहीं हमें दिखता है कि पिट्स द यंगर कॉर्नवालिस से आग्रह करते हैं कि वो भारत में जाएँ और भारत में कहीं न कहीं जो भी वहाँ पर प्रशासन की समस्याएँ आ रही हैं उसको ठीक करें। तो पर यहाँ पर हमें दिखता है कॉर्नवालिस 2 शर्तें रखते हैं। पहली शर्त ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई थी उसको मैं बाईपास कर पाऊँ और जो कमांडर इन चीफ होगा, कमांडर इन चीफ जो होगा वो भी मैं ही होऊँगा। तो ये 2 शर्तें मानी गई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था ये 2 शर्तें कानूनी रूप से मानी जाए। इसीलिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास हुआ था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट सेटलमेंट पास हुआ था, कब हुआ था? 1786 में। तो जब ये पास हुआ तो उसी वर्ष हमारे जो कॉर्नवालिस हैं वो भारत पहुँचे थे 1786 से 1793 और फिर ये 1805 में भी आए थे भारत में। हालाँकि फिर ये इसी वर्ष इनकी कहा जाता है डेथ हो गई थी, फिर ये वापस चले गए थे। मतलब ऑब्वियसली फिर ये नहीं थे, ठीक है? यानी कि भारत में 2 बार आए हैं, 1786 से लेकर 1793 और 1805 में। ये बात आपने याद रखनी है। अब आगे देखते हैं द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ राजा रुद्रचंद हैव फाउंड फ्रॉम व्हिच इट कैन बी इन्फर्ड दैट ही हैड ऑक्यूपाइड सीरा। सीरा के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था, डीडी हाट को सीरा कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो राजा रुद्रचंद ने बनाए थे, तो वहाँ से हमें दिखता है कि सीरा में भी हमें वही रिकॉर्ड दिखते हैं, तो इससे पता चलता है कि सीरा किसके अंडर था? राजा रुद्रचंद्र। और हमें हम सभी जानते हैं वीणाचंद जब आया था, तो वीणाचंद मैंने याद कीजिए मैंने उसकी तुलना करी थी कहीं न कहीं एक जहांदर शाह से, क्योंकि जहांदर शाह ऐसा मुगल शासक था जिसके द्वारा कहीं न कहीं मुगल साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया था, असल पावर उसके पास थी नहीं, वहीं से शुरुआत हो गई थी, कहाँ से? जहांदर शाह। तो वहीं पर हमने वीणाचंद के बारे में भी बात करी थी। वीणाचंद ऐसा है जहाँ से कमज़ोरी शुरू हो गई थी चंद शासकों में और वहाँ से हमें दिखता है जो डोटी के राजा हैं मल्ल उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था, परंतु रुद्रचंद में हमें ये दिखता है कि कहीं न कहीं सीरा पे किसका आधिपत्य है? चंदों का, ठीक है? और उसने जो रुद्रचंद हैं, उसने क्या किया था, जो भी अपना क्षेत्र था उसको विभाजित किया था मंडलों में, मंडलों मतलब परगना या सब डिवीज़न। आज भी आप देखेंगे जैसे आप कभी भी एसडीएम जो बनते हैं आप लोग, एसडीएम तो इसको असल में कहते हैं परगना अधिकारी क्योंकि एसडीएम के पास अपना एक क्षेत्र होता है। तो असल में वो क्षेत्र का जो टुकड़ा है वो परगना है और परगना ये कहाँ से शुरू हुआ? ये कहीं न कहीं रुद्रचंद से। तो आज भी आप तहसील में जाते हैं तो वहाँ पर जो एसडीएम साहब हैं उनके लिए कहा जाता है परगना अधिकारी और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप लोग भी प परगना अधिकारी बनेंगे। और आगे देखते हैं इन द लैंड रिकॉर्ड ऑफ रुद्रचंद द नेम्स ऑफ ईच सेटल्ड विलेज इन हिज किंगडम हैज़ रिकॉर्डेड मतलब हर एक जो भी इसका जितना बड़ा इसका जो किंगडम है, वहाँ पर हर एक क्षेत्र का नाम द रिकॉर्ड किया गया। कितना उससे राजस्व आता है, क्या समस्याएँ हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया था रुद्रचंद ने जो आज भी हम आज के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं सीरा तो रुद्रचंद ने हासिल कर लिया था, फिर उसने आगे चल के अस्कॉट हो गया, दरमा हो गया, जौहर हो गया, ये सब आपके पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं, ठीक है? और अस्कॉट तो काफ़ी फ़ेमस है क्योंकि यहाँ पर अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखेंगे तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा। और आगे देखते हैं इन अस्कॉट ही फॉलोड अ राजा टू रिटेन हिज पैट्रिमनी देखिए इसको मैं सिंपल वे में बता देता हूँ क्योंकि अस्कॉट में जब इसने कब्जा किया तो वहाँ पर ऑलरेडी ज़मींदार रूल कर रहे थे ना, ज़मींदार मैंने बताया था ना मतलब जैसे यहाँ पर समझ लीजिए मेन आधिपत्य है डूटियों के पास, डूटी मतलब नेपाली राजा है। इन्होंने इस क्षेत्र पे कब्जा किया और इसके ज़मींदार से कह दिया है कि तुम इसमें शासन करना कोई दिक्कत नहीं है और सालाना लगान हमें दे देना। पर अब डूटी को हटाकर जो है कब्जा कर लिया है रुद्रचंद ने, तो रुद्रचंद भी क्या करेगा इन्हीं ज़मींदारों से कहेगा तुम शासन करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। और जो यहाँ का एक प्रथा था कि भैया यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो पिता पक्ष है, जो आज समाज में आपको दिखता है कि ज़मीन का मालिक कौन बनेगा? पिता पक्ष से ही आप ज़मीन का हिस्सा माँग सकते हैं। यानी कि जैसे कोई पुत्री है, पुत्री अपने पिता की ज़मीन पे हिस्सा नहीं माँग सकती और आज भी आपको दिखता है कि जो बेटा होता है, वही अपने पिता की संपत्ति में बैठेगा, यानी कि ज़मींदार का बेटा ज़मींदार।
ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रथा चलते हुए आ रही थी ज़मींदार का बेटा ज़मींदार, वही प्रथा जो है वो रुद्रचंद ने उसको कुछ नहीं छेड़ा। जो वहाँ की लोकल प्रथा थी, ज़मींदार का बेटा ज़मींदार। और यहाँ पर परंतु जो ज़मींदार है, अब ये जो ज़मींदार किसके प्रति वफ़ादार रहेगा? रुद्रचंद के प्रति, ठीक है? यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो इसलिए अटैक नहीं करेगा लोकल प्रथा में, कौन? रुद्रचंद, क्योंकि अगर वो ये ज़मींदारी प्रथा के अंदर घुसता और इसको बंद करता, तो कहीं न कहीं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो कहीं न कहीं वफ़ादारी अपनी ड्यूटी के प्रति दिखा सकते थे। इसीलिए रुद्रचंद समझदार था, उसने जो प्रथा थी, जो लोकल सिस्टम था उसको नहीं छेड़ा, परंतु जो आधिपत्य है वो आपने जमा लिया, ठीक है? इसलिए कहा जा रहा है इन एस्कॉर्ट ही फॉलोड द राजा टू रिटेन हिज पैट्रिमोनी एज़ ज़मींदार, ठीक है? फरिश्ता हैज़ मेंशन्ड दैट कुमाऊँ वाज़ फेमस फॉर इट्स वेल्थ एंड गोल्ड। अब ये तो फरिश्ता के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बड़ा प्रसिद्ध है। जो फरिश्ता जो एक इतिहासकार थे उस समय के, उन्होंने भी खुद माना है कि कुमाऊँ में काफ़ी वेल्थ और सोना था, राइट? 1 सेकंड। ड्यूरिंग राजा रुद्रचंद, 1 सेकंड, हाँ, ड्यूरिंग राजा रुद्रचंद्स रूल हू वाज़ अकबर्स कंटेम्परेरी, ये तो आपने अच्छी तरह याद रखना है। राजा रुद्रचंद किसका कंटेम्परेरी है, किसका समकालीन है? वो है अकबर का। द जंगल ऑफ कुमाऊँ वेयर वाइब्रेंट एंड फैल्कन्स एंड हॉक, यानी कि जो कुमाऊँ के जंगल थे, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में क्या थे? फाल्कन्स और हॉक। देखिए, ये दोनों में फ़र्क है। दोनों ज़्यादातर आदमी इनको दोनों को बाज कह देता है, पर ये है फाल्कन और ये है हॉक, ठीक है? तो इस तरह से आप इसमें फ़र्क देखेंगे। फाल्कन और फाल्कन को ज़्यादा एक्टिव माना जाता है, ठीक है? और फाल्कन से जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, ज़्यादा वो फाल्कनरी होता है। वो स्पोर्ट्स का नाम ही क्या होता है? फाल्कनरी। क्योंकि ज़्यादा समझदार बोला गया है फाल्कन को, ये ज़्यादा गति से सीखता है। ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादातर कुमाऊँ में जो जंगल थे, वहाँ पर फाल्कन और हॉक्स जो थे, वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में थे। कुमाऊँ वाज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स सिल्क एंड हनी एंड हॉर्सेस। कुमाऊँ प्रसिद्ध था उस समय सिल्क के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको। वो राजा था आपका इंद्रचंद, इंद्रचंद ही जो था, जो चौथा राजा था चंदों का, वो लेके आया था सिल्क, कहाँ? भारत में। और हनी हो गया, हॉर्सेस हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध था कुमाऊँ। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो फाल्कनरी है, फाल्कनरी जो स्पोर्ट्स है ये, इसके द्वारा अकबर को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा कौन? राजा रुद्रचंद। और ये भी कहा जाता था राजा रुद्रचंद के बराबर फाल्कनरी यानी कि जो स्पोर्ट्स है, उसके बराबर, उसकी टक्कर का उस समय, उस इतिहास में कोई नहीं था, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको पसंद आया होगा। काफ़ी डेप्थ है आई नो, पर याद रखिएगा कॉम्पिटिशन का ज़माना है और जितना हम हिस्ट्री की स्टोरी को समझते हैं, हिस्ट्री हमें उतनी याद रहती है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं, आप मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको मेरा प्रयास सफल आता है तो कमेंट करिए, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और कोशिश करिए जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो इसको देखें और बिलीव मी ये आपका बहुत एडवांस लेवल का चल रहा है, राइट? तो यहीं से मैं करूँ ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।